रात का समय था, 9 बजने को थे। भूतपुर गांव में सन्नाटा छाया हुआ था। उसी समय एक साया लालटेन पकड़े हुए जल्दी जल्दी चला जा रहा था। लेकिन जैसे जैसे वो गांव के किनारे पहुंचता है, उसे उसी समय पीछे से एक आदमी रोकता है और बोलता है। ये कौन हो तुम? और कहाँ जा रहे हो इस समय? तुम्हें पता है ना, इस गांव से रात में बाहर जाना मना है। फिर भी तुम जा रहे हो। उस आदमी का बात सुनकर साया पलटा। वो साया कोई और नहीं बल्कि गांव में नया नया आया हुआ भोलू बैंड वाला था। भोलू बैंड वाला उस आदमी का बात सुनकर बोला। भाई साहब, आपने तो मेरी जान ही निकाल दी। भला ऐसे भी कोई रोकता है किसी को? मुझे रात में कहीं बैंड बजाने जाना है, मैं वहीं जा रहा हूँ। लेकिन उस आदमी पर भोलू बैंड वाले की बातों का कोई असर नहीं होता। वो गुस्से में बोलता है। तुम कोई भी हो और कहीं भी जा रहे हो, गांव के नियम के हिसाब से अब से रात में तुम गांव के बाहर नहीं जा सकते, इसलिए तुम्हें वापस जाना होगा। भोलू अपने से लंबे और चौड़े आदमी को देखकर घबरा जाता है और वापस लौटने में ही समझदारी समझता है। हाँ, अभी तो जाता हूँ। कल से दूसरे चोर रास्ते से निकल जाऊंगा। ये भीम सिंह हर जगह थोड़ी ना खड़ा होगा। ऐसा कहकर भोलू चला जाता है। अगली रात वो उसी चोर रास्ते से निकल पड़ता है। ये गांव वाले भी कितने मूर्ख हैं। इन्हें कोई भी आसानी से बेवकूफ बना सकता है। चोर रास्तों का तो इन्हें ज्ञान ही नहीं। बेवकूफ कहीं के। और वो खाली जैसा दिखने वाला अपने आप को बहुत चालाक समझ रहा था। अगली सुबह गांव वाले उठते हैं और भोलू के घर के बाहर उसकी पत्नी को रोते हुए देखते हैं। उसी समय सरपंच जी वहां आ जाते हैं और बोलते हैं। अरे, ये भोलू बैंड वाले की घरवाली क्यों रो रही है? क्या हुआ? कुछ नहीं सरपंच जी, इसका घरवाला भोलू मेरे मना करने के बावजूद भी रात में इस गांव से बाहर निकला और मारा गया। सरपंच जी गहरी सांस लेते हैं। ये तो बहुत बुरा हुआ। भीम गंभीरता से मैं आपकी बात और आपका गुस्सा समझता हूं सरपंच जी, लेकिन भोलू तो दूसरे चोर रास्ते से चला गया था। मैं तो मुख्य रास्ते पर ही पहरा देता हूं। इतनी ही देर में भोलू के बूढ़े पिता रामलाल वहां आ जाते हैं और कापती आवाज में बोलते हैं। ये सब क्या हो गया सरपंच जी? मेरा बेटा कहाँ चला गया? उसे ढूंढिए ना, वही तो हमारा अकेला सहारा था। अब हम आपके भरोसे हैं। रामलाल की बात सुनकर वहीं खड़े गांव के 2 लड़के सोनू और माधी, जो सब कुछ चुपचाप देख रहे थे, आगे बढ़कर कहते हैं। चाचा जी, आप चिंता मत कीजिए। हम गांव वाले मिलकर भोलू भैया को ढूंढ निकालेंगे। क्योंकि अगर इसी तरह रोज कोई ना कोई गांव से गायब होता रहा, तो एक दिन ऐसा आएगा जब इस गांव में एक भी आदमी नहीं बचेगा। फिर सोनू और माधी वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में चलते हुए माधी सोनू से कहता है। आप गांव वालों से बोल तो आए हो कि उन्हें ढूंढ निकालोगे, लेकिन क्या आपको वाकई में पता है वो लोग कहां हो सकते हैं, जो लोग अब तक गायब हो चुके हैं? तुम्हारी बात में तो दम है, लेकिन मुझे न जाने क्यों लगता है लोगों का खो जाना जंगल की नदी से जुड़ा हुआ है। हमें दोनों को उसी नदी के पास चल के देखना चाहिए। फिर दोनों नदी के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। दोनों काफी देर तक वहीं खड़े रहते हैं। उसी समय रात हो जाती है। सोनू को भूख लग जाती है। वो माधी से बोलता है। अरे माधी, मुझे भूख लग रही है, मैं कुछ खाने को देख कर आता हूँ। अगर तुम्हें यहाँ डर लग रहा है तो तुम भी मेरे साथ आ सकते हो। क्या बात कर रहे हो सोनू भाई? भला मैं क्यों डरने लगा? आप जाओ और कुछ खाने को लेकर आओ, मैं इस जगह पर नजर रखता हूँ। फिर सोनू वहां से चला जाता है और माधी वहीं नदी के किनारे खड़ा होकर उसका इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर बाद ही नदी में हलचल होने लगती है। अरे बाप रे, ये नदी में हलचल क्यों हो रही है? कहीं इस नदी में मगरमच्छ तो नहीं है? थोड़ा पीछे हट जाना चाहिए। ऐसा कहकर माधी पीछे हो जाता है। उसी समय नदी में से एक बड़ा सा पंजा निकलता है और माधी को पकड़ लेता है। माधी डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगता है, बचाओ सोनू भैया, बचाओ, मुझे नदी के भीतर खींच रहा है। उसी समय सोनू भी वहां आ जाता है। ये सब देखकर वो सुन्न हो जाता है। हे भगवान, ये क्या है? ऐसा तो मैंने ना कभी देखा ना सुना। इतना बड़ा हाथ! लगता है इस नदी पर कोई शैतानी साया है। फिर सोनू वहां से चला जाता है और एक पेड़ के नीचे परेशान होकर बैठ जाता है। उसी समय एक साधु आते हैं। साधु सोनू को देखकर बोलते हैं।
क्या हुआ बेटा, इतना उदास और परेशान क्यों बैठे हो? क्या हुआ, कोई समस्या है क्या? बाबा आप यहां से जाओ, आप मेरी समस्या को सुलझा नहीं सकते। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। बेटा वैसे भी तू हम जैसे साधुओं को क्या देगा? हम तो साधु होते ही हैं दुनिया को देने के लिए। चल बता अपनी समस्या, शायद मैं तेरी मदद कर दूं। सोनू को साधु बाबा की बातों पर विश्वास होता है। वो उनको रात की बात बताता है। बाबा अगर मैं रात में खाना लाने ना गया होता तो मेरा दोस्त आज जिंदा होता और उसकी मौत नहीं होती। इस नदी ने गांव वालों के साथ साथ मेरे दोस्त को भी नहीं छोड़ा और मैं कुछ नहीं कर पाया। अब मैं गांव किस मुंह से जाऊंगा? तू परेशान क्यों हो रहा है बेटा? जो भी हुआ उसमें तेरा हाथ नहीं था। ये सब तो उस चुड़ैल का किया धरा है। क्या कहा बाबा? चुड़ैल? मैंने जो हाथ देखा क्या वो चुड़ैल का था? समझ नहीं आ रहा, जरा विस्तार से पूरी बात बताइए। तू सच्ची आत्मा है और छोटे बच्चे की तरह साफ दिल का। तू ही उस चुड़ैल से मुकाबला कर सकता है और अपने गांव वालों और दोस्तों को बचा सकता है। क्या कह रहे हैं बाबा जी आप? आपकी बातों से तो लग रहा है जैसे मेरे गांव वाले और मेरा प्यारा दोस्त माधी जिंदा है। क्या ये सच है? ये सच है कि तुम्हारा दोस्त अभी जिंदा है और खूंखार चुड़ैल के चंगुल में है, लेकिन वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा क्योंकि आने वाली अमावस्या की रात वो चुड़ैल उसे मार डालेगी। उसे लगता है अगर वो 100 इंसानों की बलि देगी तो अमर हो जाएगी। फिर तो बाबा मैं भी जाता हूँ और उस चुड़ैल से अपने दोस्त को छुड़ा कर ही लाऊंगा। मैंने तुझे प्यारा बच्चा इसीलिए कहा था, पर याद रख तू अकेला उस चुड़ैल से नहीं लड़ सकता। तुझे अपने गांव वालों की मदद लेनी होगी। जा और अपने सरपंच को ये बात बता। ये सब सुनकर तो मैं भी कांप गया हूँ बेटा। क्या ऋषि जी इस भयानक चुड़ैल का राज खोल पाएंगे? और वो आदमी क्या जिंदा बच पाएगा? ये सब जानने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि इस कहानी का अगला हिस्सा बहुत जल्द आने वाला है। तो DJPS वीडियो वाला चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके बताइए कि आपको कहानी कैसी लगी, क्योंकि असली डर अब शुरू होगा।